मैं यहाँ पर मौजूद सारे मीडिया भाइयों को शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो अपना एक कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच में आए। देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है। 8 अक्टूबर 2001 में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सिराजगंज एक जगह है, वहां एक घटना घटी और वो दबा दी गई। लेकिन उसके बाद जब छोटे छोटे मीडियाज ने और छोटे लोकल न्यूज़पेपर्स ने उसको वायरल किया तो वो दुनिया की एक दर्दनाक घटना थी। एक अनिल चंद्र का परिवार था सिराजगंज में और उस पर एकाएकी कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों ने हमला किया, काफिर कहकर। और उनकी एक 14 साल की बेटी थी जिसका पूर्णिमा नाम था। उस 14 साल की बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया और वो ऐसा दर्दनाक बलात्कार था। आप सोचिए, एक मां के सामने 14 साल की बेटी के साथ में इस तरह की हैवानियत, और मां ने जो उस वक्त चिल्लाकर दर्द भरी आवाज उन दरिंदों को दी, वो पेपर की कटिंग बना और वही सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा, अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। ये बहुत दर्दनाक अल्फाज थे एक मां के लिए, अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए। और उस घटना ने बांग्लादेश सहित जहां जहां वो चीज वायरल हुई उसको झंझोड़ के रख दिया। और इस घटना का जिक्र तस्लीमा नसीम जी ने अपनी किताब लज्जा में भी किया और उस किताब की ही वजह से कट्टरपंथियों ने, इस्लामिक जिहादियों ने तस्लीमा नसीम को बांग्लादेश में रहने नहीं दिया। वो अपनी जान बचाकर भागी, क्योंकि उस घटना का उन्हीं ने पूरा विवरण जो था वो अपनी किताब में किया था। हमारी फिल्म की स्टोरी यहीं से शुरू होती है और उसमें से एक लड़की उसी परिवार की जो वहां से बच जाती है, वो हिंदुस्तान आती है ये मानते हुए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए एक ये सुरक्षित स्थान है। वो जाएगी और इस घटना के लिए यहाँ के देश के प्रधानमंत्री से मिलेगी और ह्यूमन राइट्स से मिलेगी और अपनी आवाज बुलंद करेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ में वो रोहिंग्यास जो वहां पर इल्लीगल आते, देखिए रोहिंग्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। और ये घुसपैठिए जो हमारे यहाँ आते हैं ये पूरे देश में फैल जाते हैं, हमारे आपके बीच में फैल जाते हैं और इनका मकसद सिर्फ जिहाद है, गजवाए हिंद है। ये अपने मकसद के तहत आते हैं। लेकिन खेद के साथ ये भी कहना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की हुकूमत जो उनके लिए भारत में घुसपैठ करने के रास्ते खोलती है और खाली रास्ते न खोलते हुए उनके लिए हिंदुस्तानी फर्जी आईडीज भी बनवाती है और आईडीज बनवाकर उनकी पहचान बनवाकर उनको देश में जगह जगह इस्टेब्लिश कर दिया जाता। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी फिल्म का। देखिए, इससे पहले भी हमने राम की जन्मभूमि बनाई, उसमें हमने अयोध्या के इशू को उठाया। और ये द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल रोहिंग्या कट्टरपंथियों की उस साजिश को बेनकाब करती है, उनकी घुसपैठ को हमने दिखाया है
बगैर पश्चिम बंगाल की हुकूमत से डरे हुए, क्योंकि अगर रोहिंग्या की बात आएगी तो ममता बनर्जी की बात जरूर की जाएगी, क्योंकि मौजूदा हाल में इस वक्त ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल की हुकूमत की सरबराह है। तो हमने बगैर डरे इस फिल्म में उन सारे पहलुओं के ऊपर से पर्दा उठाया है, और किस तरह से उस लड़की की जर्नी है, कैसे रोहिंग्याज उसको परेशान करते हैं, वो बंगाल के हालात इस वक्त क्या है, वो पहले क्या थे, और किस तरह बंगाल के हालात कभी अच्छे नहीं हुए, हमेशा से वहां आज जिहादियों का एक बहुत बड़ा अड्डा है पश्चिम बंगाल। वहां की मुख्यमंत्री के संरक्षण में, उनकी सपोर्ट से वहां बड़ी बड़ी आबादियां बसी हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक के चलते अगर पश्चिम बंगाल की हुकूमत पूरे देश को खतरे में डाल रही है, तो इन सारी चीजों से पर्दा उठाना बेहद जरूरी था। इसलिए इस मिशन को हम लेकर आगे बढ़े। सनोज भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी इसमें इनकी मेहनत है, इनकी रिसर्च है, क्योंकि हर जगह इनका जाना, सारी ह्यूमन राइट्स से सारे कलेक्शंस करना, फिर स्टोरी तैयार करना, फिर लिखना, ये बहुत बड़ा टास्क था जो सनोज मिश्रा डायरेक्टर जो हमारी फिल्म के, उन्हीं ने कबूल किया। और 30 अगस्त को हम ये फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं फाइनली, और पूरा देश रोहिंग्यास के इशू को जानना चाहता है। पूरा देश चाहता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से आज हिंदू जो बहुसंख्यक है वो पश्चिम बंगाल छोड़ने पर आमादा हो रहा है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि उनके साथ ऐसा जुल्म, जाति भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर बनने की कगार पर आ गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है, और हमारी फिल्म को सेंसर भी मिल चुका है। हमारी फिल्म में जितने आर्टिस्ट ने कैरेक्टर निभाए हैं, वो सारे कैरेक्टर अपने में अनमोल हैं। उन्हीं ने उस दर्द को समझा है और अपने कैरेक्टरों में उसको उभारने की कोशिश की है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पूरा देश जानना चाहता है कि बंगाल की असलियत क्या है। पूरा देश जानना चाहता है ममता बनर्जी की फोटो की राजनीति क्या है, जिसमें पूरा देश खतरे में कभी ना कभी पड़ सकता है। रोहिंग्या जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है, और इस्लामिक जिहाद क्या है, इस पर से हमने बखूबी पर्दा उठाया है। जैसा कि भाई साहब ने मुझे बताया, सबको बताया, मेरे बड़े भैया श्री वसीम रिजवी साहब, जिनके बारे में 2 ही शब्द कहना चाहूंगा कि मैं इनको यही मानता हूं कि दुनिया में सबसे सच बोलने वाले इकलौते इंसान हैं, जिन्होंने तमाम मुश्किलों, तमाम दबावों के बावजूद भी सच बोलना बंद नहीं किया। वो सच जो हर आदमी जानता है लेकिन बोल नहीं सकता। दुनिया के इकलौते इंसान है। इसलिए अब इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं अपने आप में। इन्होंने इतना त्याग किया है, इन्होंने इतना कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, और खास तौर पर समाज के लिए। समाज किसी एक धर्म या विशेष जाति को लेकर नहीं कह सकते, समाज सबसे मिलकर बनता है। और उस समाज की भलाई के लिए इन्होंने जो भी काम किए अभी तक, चाहे फिल्म के माध्यम से रहा हो, चाहे सोशल सर्विसेज के माध्यम से रहा हो, वैसा कोई दूसरा इंसान अभी तक धरती पर नहीं आया। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इंसानियत की बात रखी, कि इंसान को धर्म के बजाय इंसानियत से पहचाना जाए, और जो धर्म काट देने में, मार देने में, खून कर देने वाली बात करता है, उस धर्म के बारे में इन्होंने सबसे पहले सवाल उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम फिल्म पर आते हैं। खैर, ये तो मैंने रिजवी साहब के बारे में चंद अल्फाज आपके सामने रखे। फिल्म की जो बातचीत रही उसमें हमारे लिए प्रेरणा भी भाई साहब ही थे। हमारी भाई साहब से बातचीत हुई, और फिर एक, चूंकि मैं पिछले 30-32 सालों से इंडस्ट्री में आप सब लोगों के बीच काम कर रहा हूँ, और कई सारी फिल्में बनाई, सस्पेंस, थ्रिलर,
एक बंगले के अंदर जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं बारी बारी से करके। ऐसी कई सारी फिल्में मैंने की। उसके बाद इन सब चीज़ों से मेरा दिमाग उलझ गया। मुझे लगा ये तो भेड़ चाल है, इस भेड़ चाल से अलग निकल कर कुछ काम करना चाहिए मुझे, कुछ देश के लिए, समाज के लिए। पैसा वही लगता है, संसाधन वही लगता है, चीजें वही लगती हैं, लेकिन रिजल्ट वही भीड़ में खड़े हो जाने वाली होती हैं। जहां पर हर साल 12,000 फिल्में बनती हैं, उसमें एक आपकी भी रहती है। इस मकसद को लेकर, और दूसरी बात है कि कुछ सिनेमा के माध्यम से ही सही मैं समाज के लिए और देश के लिए अगर कुछ कर पाऊं तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो मैं गया हुआ था, सिलीगुड़ी फिल्म फेस्टिवल था, उसमें मुझे जज बतौर बुलाया गया था। और वहां से फिर मुझे लोग घुमाने के लिए बॉर्डर साइड लेके गए, और वहां के थोड़ा सिस्टम को मैंने समझा, कैसे लोग कहाँ से आना जाना होता है लोगों का। तो काफी ऐसी जानकारियां मुझे वहां हासिल हुई जो मैं सिर्फ मीडिया में रहकर या मुंबई में रहकर नहीं जान सकता था। और मैंने अपना आने का प्रोग्राम वहां कैंसिल कर दिया और मैं सिलीगुड़ी में रुक गया कई दिनों तक। काफी चीजें मैंने वहां समझी, जो कि बॉर्डर वहां से कुछ 60-70 किलोमीटर दूर था। किस तरह से घुसपैठिए आते हैं और बॉर्डर एरिया में कितने ज्यादा उनकी पॉपुलेशन हो गई है, उनको सरकार किस तरह से बसाती है, वहां पर क्या उनको सुविधाएं दी जाती है, किस लिए रखा जाता है। आने से सबसे पहले उनको वोटर आईडी हाथ में थमाई जाती है ताकि वो सबसे पहले वोट दें, और किसको वोट दें आप सबको पता है। तो ये जो सिस्टम चला है, जब मैं कह रहा हूं देश का बंटवारा हो गया, अलग अलग हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए, तो हमारे देश की जो जनता है उसका संसाधन हमारे देश के लोगों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर घुसपैठियों की, जो घुसपैठिए बाहर से आते हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो बर्मा में लोगों को मारकर, सैनिकों को मारकर भाग रहे लोग वहां से, वो हमारे यहाँ शरण लेते हैं और सरकार उनको प्रश्रय देती है, सुविधाएं देती है। और उस बीच में जो एक आम इंसान है, आम नागरिक कैसे बचता है, वो हमारी फिल्म की कहानी है। इस फिल्म के जरिए ज्वलंत मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोपोगेंडा फिल्म है। जैसे लोग बोलते हैं प्रोपोगेंडा पिक्चर एक और आ रही है, तो ये प्रोपोगेंडा फिल्म नहीं है। और अगर ये प्रोपोगेंडा फिल्म है तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी फिल्में ही हमेशा बननी चाहिए। अगर सच बोलने को प्रोपोगेंडा कहा जाएगा तो ये प्रोपोगेंडा चलता रहना चाहिए। और ये प्रोपोगेंडा हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने की बात जहां पर आती है वहां पर बहुत सारे लोग अपने घरों में ऐशो आराम के लिए निकल जाते हैं, सड़कों पर कोई नहीं उतरता। तो ये एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन है पूरे देश के लिए, बंगाल के लिए, जो हमारी टीम ने, सब ने मेहनत करके इसको आज रिलीज तक लेकर आए हैं। जब मैंने फिल्म शुरू की थी उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन फिल्म रिलीज भी होगी, क्योंकि इतनी सारी मुश्किलें थी, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। अगर ये फिल्म कल को सफल रहेगी तो मैं जरूर आपसे वो बातें शेयर करना चाहूंगा। फिलहाल अभी इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि फिल्म तो हमने बना दी है और फिल्म रिलीज होने के कगार पर आ गई है। 30 तारीख को रिलीज हो रही है फिल्म। अब ये फिल्म जनता जनार्दन तक कैसे पहुंचती है वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम, हमारी टीम ने अपना काम बड़ी ईमानदारी और बड़ी बेबाकी से किया है।